राजनीतिक जागरण 1920 ईस्वी तक। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना भारतीयों की आपसी फूट एवं एकता के अभाव के कारण हुई। अंग्रेजी सफलता का यह एक पहलू है। दूसरा पहलू में भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजी राज के विरोध की कहानी है। सन 1857 में भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह यद्यपि भारत स्वतंत्रता के लिए किया जाने वाला प्रथम महाप्रयास था, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इससे पूर्व भारतीय अंग्रेजी शासन से पूर्णतः संतुष्ट थे। हमारे देश में अंग्रेजी शासन ही छल कपट की नीति से प्रारंभ हुआ था, अतः ऐसे शासन से आरंभ से ही भारतीयों को घृणा होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ ही भारतीयों द्वारा उसे उखाड़ फेंकने के प्रयत्न भी आरंभ हो गए। अंग्रेजों को भारत में सैनिकों व असैनिक दोनों क्षेत्रों में विद्रोह का सामना करना पड़ा। यह एक चौंका देने वाला तथ्य है कि अंग्रेजी राज का विरोध आदिवासी क्षेत्रों में अधिक हुआ। संथाल विद्रोह इस संदर्भ में एक बड़ा उदाहरण है। 1857-58 ईस्वी का महाविद्रोह सफलता के बावजूद भारत के लिए लाभदायक, असफलता के बावजूद भारत के लिए लाभदायक रहा। सुंदरलाल ने लिखा है, यदि सन 1857-58 की क्रांति न हुई होती तो उसका यही अर्थ होता कि भारतवासियों में साहस, अभिमान, कर्तव्य परायणता और जीवन शक्ति का अंत हो गया है। अंग्रेज शासकों के हौसले फिर हजारों गुना बढ़ गए होते। भारतीयों की हालत फिर करीब करीब वैसी ही हो जाती जैसा अफ्रीका और अमेरिका के उन आदिवासियों की जिनकी हजारों वर्षों के अस्तित्व को यूरोपीय जातियों ने संसार से मिटा दिया और जिनके प्रदेश पर यूरोपीय जातियों के उपनिवेश बने। 1857-58 का आंदोलन सैनिक गदर के रूप में शुरू हुआ और शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में सामान्य जन विद्रोह के रूप में विकसित हो गया। भारत में ब्रिटिश राज के विरुद्ध उठने वाली यह एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली चुनौती थी। यद्यपि सरकार ने इसे बड़े परिश्रम और यत्न के साथ दबा दिया। 1857 के पश्चात हिंदुस्तान की आत्मा को भयानक दमन के द्वारा कुचला गया, सहस्त्रहीन बनकर आत्महीन किया गया और अनेक मनोवैज्ञानिक उपायों से पूरी तरह जकड़ दिया गया। संक्षेप में ऐसी स्थिति बना दी गई कि हिंदुस्तानी लोग यह समझें ही नहीं, मान भी लें कि अब वे गुलाम हैं और उन्हें हमेशा गुलामी ही करना है। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। उससे पहले हिंदुस्तानियों उत्तर भारत के निवासियों की निगाह में बंगाली अंग्रेजों से कम विदेशी नहीं थे। हेवर नामक अंग्रेज ने 1824 में यह लिखा। 1864 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज ने लिखा, भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई है। जैसे जैसे भारत में डाक तार के जरिए पत्र व्यवहार की और रेलवे के माध्यम से व्यक्तिगत भेंट मुलाकात की सुविधा बढ़ेगी, लोग और भी अधिक संगठित हो जाएंगे तथा राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है, पाश्चात्य शिक्षा राजनीतिक जागृति का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक था, जिसकी पूर्णाहुति 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में जाकर हुई। भारत में राष्ट्रीयता के प्रसार में समाचार पत्रों की भूमिका को रेखांकित करते हुए गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा, प्रारंभ में कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था और उसका काम समाचार पत्रों ने किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटक थी। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है, सन 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के साथ ही सारे भारत में एक नई जिंदगी के स्पंदन अनुभूत हुए। भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का प्रथम दिन भारत में परिवर्तन लाने का बड़ा प्रयास था। 18 दिसंबर 1885 के दिन को वास्तव में हमारी भारतीय स्वतंत्रता के अहिंसात्मक प्रयत्न का प्रथम दिवस कहा जाना चाहिए। 28 दिसंबर 1885 के दिन को वास्तव में हमारी भारतीय स्वतंत्रता के अहिंसात्मक प्रयत्न का प्रथम दिवस कहा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण। किसी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवाह की खोज किसी एक प्रांत अथवा राज्य की सीमाओं के भीतर करना वैसा ही दुस्साहस होगा जैसा किसी सरिता की जलधारा को उसे समुद्र में विलग करना, जिसको कि वह आवर्तित करती है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महायज्ञ में देश के प्रत्येक भाग की जनता ने अपनी आहुति दी। राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई। उससे पूर्व कुछ राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, नागपुर के भोसले के पतन के पश्चात
यह भाग 1854 ईस्वी में अंग्रेजी प्रभुत्व में आया। यहाँ के राजाओं को अंग्रेजों ने सामंती राजा के रूप में परिणित किया। 14 देसी रियासतें थीं। बस्तर, कांकेर, सारंगढ़, सरगुजा आदि थे। ये रियासतें सीधी संधि व समझौते के द्वारा अंग्रेजों की संप्रभुता को मानती थी, वार्षिक कर पटाती थी। इन रियासतों के राजा अंग्रेजी राज के हिमायती थे। इस कारण ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव व विकास इस अंचल में देरी से हुआ और धीरे धीरे हुआ। छत्तीसगढ़ का लगभग 30,959 वर्ग मील का क्षेत्रफल देसी रियासतों के अधिकार क्षेत्र में था। 16,80,109 लोग इन क्षेत्रों में निवास करते थे। अंचल में शिक्षा व पिछड़ेपन के कारण भी राष्ट्रीय आंदोलन धीमा रहा। धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना व उद्भव और विकास से अंचल के किसान, आदिवासी, मजदूर और मध्यम वर्गीय शिक्षित समाज राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी बने। यद्यपि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में हो चुका था, तथापि मध्य प्रांत तथा बरार छत्तीसगढ़ भी इसी के अंतर्गत आता था। में जागृति के लक्षण केवल 1903 में उस समय दिखाई पड़े, जब नागपुर में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद दूसरा सम्मेलन 1906 में जबलपुर तथा तीसरा सम्मेलन 1907 में रायपुर में आयोजित किया गया। 1891 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। नागपुर के निकट होने से छत्तीसगढ़ में इस अधिवेशन की राष्ट्रीय चेतना जगी, मगर अधिवेशन में किसी की भी भागीदारी नहीं रही। सन 1905 का वर्ष बंग भंग के कारण राष्ट्रीय जागरण का रहा। बंग भंग के समय संपूर्ण देश में जो क्रांति की लहर फैली, उसमें बिलासपुर जिले में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व ताराचंद ने किया। बंग भंग के समय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ताराचंद ने। जिले में राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। किसे? ताराचंद को। इन्होंने छात्रों तथा श्रमिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। 1906 ईस्वी में रायपुर शहर में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई। बैरिस्टर CM ठक्कर का प्रयत्न इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास करने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा पहले व्यक्ति थे। राजिम के निकट चमसूर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। 1906 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। 1906 में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। सुमित्र मंडल की स्थापना उन्होंने की और अंचल में राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया। 1907 में सूरत अधिवेशन में सम्मिलित हुए और सूरत की फूट को अपनी आंखों से देखा। मन वचन कर्म से वे स्वदेशी आंदोलन से आजीवन जुड़े रहे। अपनी लेखनी से उन्होंने राष्ट्रीयता के विकास में योगदान दिया। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ में लिखा उनका छत्तीसगढ़ी दान लीला महत्वपूर्ण प्रकाशन था। रायपुर में कांग्रेस के दोनों विचारधाराओं के लोग थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर राय बहादुर, देवेंद्रनाथ चौधरी और बैरिस्टर CM ठक्कर नरम विचारों के पक्षपाती थे। हरि सिंह गौर, राय बहादुर, देवेंद्रनाथ चौधरी और बैरिस्टर CM ठक्कर नरम विचारों के पक्षपाती थे, तो श्री रविशंकर शुक्ल, वालमराव लाखे, ठाकुर हनुमान सिंह, लक्ष्मण राव उदगीरकर और गिनती लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समर्थक गर्म विचारधारा के मानने वाले थे। रायपुर के टाउन हॉल में 29 मार्च 1907 को जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ, 29 मार्च 1907 को जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ, उसमें अंचल में राजनीतिक जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माधवराव सप्रे तिलकवादी गर्म दल के थे। सन 1908 में 1908-9 में लोकमान्य तिलक और अरविंद के लेखों व भाषणों के छपने पर सरकार ने कुछ मुकदमे चलाए। श्री माधवराव सप्रे द्वारा क्षमा याचना कर जेल से मुक्त होने की घटना ने प्रदेश के राजनीतिक जीवन में पर्याप्त निराशा का संचार कर दिया। सप्रे जी को अपने कार्य पर बड़ा पछतावा हुआ था और वे रायपुर में आकर एकांत निवास करने लगे। सप्रे जी की गणना छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागृति के प्रारंभ दौर के प्रेरणा पुरुष के रूप में होती है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रामदयाल तिवारी उन्हीं को अपना प्रेरक मानते थे। छत्तीसगढ़ में ख्याति प्राप्त साहित्यकार व पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन प्रसाद पांडे बचपन से ही राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत थे एवं स्वदेशी के समर्थक थे। सन 1906 में आप अपने पूज्य पिता श्री चिंतामणि पांडे, पंडित अनंतराम पांडे, पंडित कृपाराम मिश्र के साथ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन गए थे। 1906 में चिंतामणि पांडे अपने पूज्य पिताजी चिंतामणि पांडे, पंडित अनंतराम पांडे
कृपाराम मिश्र के साथ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन गए थे। उस समय उन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा की अनेक कविताएं ओजपूर्ण शब्दों में लिखी। सन 1914 में मेवाड़ गाथा की रचना राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार हेतु की गई। मेवाड़ गाथा की रचना की गई। पंडित रविशंकर शुक्ल नागपुर में अध्ययनरत थे। उन दिनों तिलक चर्चित व्यक्तित्व थे। ब्रिटिश हुकूमत तामपत्र के ऊपर पद लिखा कर नहीं आई है। तिलक का यह वाक्य युवा रविशंकर व उनके साथियों को प्रभावित करने वाला सिद्ध हुआ। 1907 में राजनांदगांव से वकालत प्रारंभ करने वाले शुक्ल जी गरम दल के अनुयायी थे। सन 1915 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में वे शामिल हुए और नए जोश और उत्साह के साथ राजनीतिक आंदोलन से संबंध हुए। जोरदार विरोध के कारण 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया गया। इससे राष्ट्रवादियों का उत्साह बढ़ा। संगठित प्रयास से सफलता अवश्य मिलेगी, यह भाव प्रबल हुआ। बस्तर विद्रोह 1910 कालक्रम में बस्तर का 1910 का विद्रोह उल्लेखनीय था। राज परिवार के लाल कलिंदर सिंह स्वयं के प्रति ब्रिटिश सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति से उद्वेलित थे। आदिवासियों ने जब वन के आरक्षण, नए स्कूलों के खोले जाने, सड़क का निर्माण, बेकार बिसाहा, शराब, ठेकेदारों के शोषण, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध अपनी व्यथा कथा बतलाई, तब लाल ने अंग्रेजों से लड़ाई को ही एकमात्र उपाय बताया। शक्तिशाली अंग्रेजों से बस्तर के आदिवासियों की यह लड़ाई शीशे और पत्थर की लड़ाई थी, जिसमें चूर चूर तो शीशे को ही होना था। सैकड़ों अंग्रेजी सेना के जवान बस्तर पहुंचे। गोलाबारी से 39 आदिवासी मारे गए। महीनों के बाद बस्तर में अंग्रेज विरोध का समन कर सके। आदिवासी नेता गुंडाधुर, देवरीधुर, सुक्टा धाकड़ आदि ने शक्तिशाली अंग्रेजी शासन का सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध कर छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाया। बस्तर के आदिवासी विद्रोह का विस्तार से वर्णन इकाई 4 में दिया गया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में राजनीतिक जागृति की गति अलग अलग रही। अलग अलग क्षेत्रों में इस जागृति को लाने में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। राजनांदगांव क्षेत्र में यह जागृति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में आई। शिवलाल मास्टर व शंकर खरे उसके सहायक थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सहायक थे। 1906 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई, जो राजनीतिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। छविराम चौबे, गज्जू लाल शर्मा राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में सहायक थे। बिलासपुर क्षेत्र में बैरिस्टर छेदीलाल व ई राघवेंद्र सक्रिय थे। होम रूल आंदोलन और छत्तीसगढ़। सूरत की फूट का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न आरोपों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल अर्थात लाल बाल पाल की त्रिपुटी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में रखा गया। राष्ट्रीयता की मत पड़ी धारा को तिलक ने गति प्रदान की। आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट का भी उन्हें सहयोग मिला। 16 जून 1914 को तिलक जेल से रिहा हुए। नरमवादी कांग्रेस में तिलक के लिए कोई जगह नहीं थी। तिलक ने होम रूल नामक नई संस्था की स्थापना की। अपनी नीति बतलाते हुए कहा, हम लोग हिंदुस्तान में भी प्रशासनिक आज़ादी चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहाँ के आंदोलनकारी मांग रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। एनी बेसेंट ने भी स्पष्ट कहा, होम रूल का अभिप्राय यह कतई ही नहीं है कि इंग्लैंड और भारत का तत्काल संबंध समाप्त हो जाए। इसका अर्थ तो इतना सा है कि भारत माता अपने घर की पूरी तरह स्वामिनी हो जाए। ब्रिटिश अधिकारी प्रायः तर्क देते थे कि भारतीय स्वशासन चलाने के लिए योग्य नहीं है। तिलक ने कहा, अंग्रेज कहते हैं कि हम काबिल नहीं हैं और वे हमें सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन आप हमें कब तक सिखाइएगा? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी तक? क्या इसका कोई अंत है? हम इसी तरह आपकी अधीनता में अंत तक गुलामों की तरह काम करते रहेंगे। तिलक व अन्य नेताओं के मध्य होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। तिलक को अन्य क्षेत्रों के साथ CPN बरार का क्षेत्र भी मिला। छत्तीसगढ़ में तिलक के प्रशंसकों की कमी नहीं थी। उनके इस आंदोलन को सफल बनाने में के लिए यहाँ के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1915 में ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरों में ऑल इंडिया होम रूल लीग की शाखाएं खुल गई। लोकमान्य तिलक की इंडियन होम रूल लीग की शाखाएं भी खुली। रायपुर में 18, दुर्ग में 11, बिलासपुर में 70 सदस्य बने। 1950 में बिलासपुर में लीग की एक शाखा स्थापित
की गई। 1915 में ही दुर्ग में होम रूल लीग की स्थापना श्री घनश्याम गुप्त के प्रयासों से हुआ। 1915 में होम रूल की स्थापना कहाँ हुई? दुर्ग में घनश्याम गुप्त की प्रयासों से। बिलासपुर में कुंज बिहारी अग्निहोत्री, गजाधर साव, गोविंद प्रसाद तिवारी ने होम रूल आंदोलन को बढ़ावा दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल सांस्कृतिक दृष्टि से एनी बेसेंट की विचार से बड़े प्रभावित थे। इतने पर भी जहाँ तक राजनीतिक का संबंध था, बेनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य नहीं बने थे। और जब लखनऊ कांग्रेस के पूर्व बेलगांव में 29 अप्रैल 1916 को लोकमान्य तिलक ने होम रूल की स्थापना की तो शुक्ला जी उसकी रायपुर शाखा के प्रमुख संगठनकर्ता बन गए। इन दिनों शुक्ला जी की राजनीतिक विचारधारा के समर्थकों व सहायकों में पंडित प्यारेलाल मिश्र, वार एल्ट ला, वामन राव लाखे, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित विष्णु दत्त शुक्ल आदि के नाम उल्लेखनीय थे। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में आंदोलन में मलचंद्र वागड़ी, लक्ष्मण राव के कार्य उल्लेखनीय रहे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पश्चात जनवरी 1917 के प्रारंभ में जब लोकमान्य तिलक कलकत्ता से नागपुर जा रहे थे तो रास्ते में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के लोगों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। तिलक ने छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन को और गंभीरता से चलाने की अपील की। तिलक के साक्षात्कार ने अंचल के होम रूल आंदोलनकारियों को प्रेरणा दी। आंदोलन की गति और शक्ति को देख अंग्रेजी सरकार चिंतित हुई। 5 नवंबर 1916 को मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद की बैठक में एनी बेसेंट को आना था, मगर वह नज़रबंद कर दी गई। अनेक होम रूल वादियों को गिरफ्तार किया गया। 26 अगस्त 1917 को रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अन्य प्रस्तावों के साथ साथ श्रीमती एनी बेसेंट, अरुंडेल व वाडिया की नज़रबंदी का विरोध किया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल, रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, लक्ष्मण उदगीकर आदि ने होम रूल आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव प्रचार करने की आवश्यकता बतलाई। इस कार्य के लिए धन संग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। धमतरी से 17-18 मई 1918 को तहसील स्तरीय सम्मेलन हुआ। राजस्व की मांग पर जोर दिया गया। रोलेट एक्ट का विरोध। 21 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। 21 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। इसमें ना वकील ना दलील की गुंजाइश रखी गई। गांधी जी को सरकार के सहयोगी के रूप में थे, इस एक्ट में असहयोगी बन गए। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र वैसे कानून को स्वीकार नहीं कर सकता। गांधी ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा। गांधी ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। संपूर्ण देश को हड़ताल के लिए आह्वान का यह प्रथम अवसर था। कब? 21 मार्च 1919 रोलेट एक्ट के पारित होने पर। ना वकील ना दलील की गुंजाइश रखी। छत्तीसगढ़ में भी इस आह्वान का असर पड़ा। हड़ताल रखी गई, स्थान स्थान पर सभाएं की गई और कानून का विद्रोह किया गया। बिलासपुर में डॉक्टर छेदीलाल, बैरिस्टर ई राघवेंद्र और शिव दुलारे मिश्र ने नेतृत्व में पचरी घाट में काले वस्त्र धारण कर एक रैली निकाली, पूरे शहर का भ्रमण किया, कानून के विरोध में नारे लगाए। शनिश्चरी पड़ाव में सभा के रूप में परिणित हुई। रतनपुर के बाबा पुरुषोत्तम दास ने बांध बनाने का कार्य कर रहे मजदूरों को काम बंद करने की अपील की, जो मानी गई। मजदूरों ने हड़ताल कर स्थानीय प्रशासन को अचंभित कर दिया। राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजी राज का विरोध किया गया। राजिम में सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव राजनीतिक जागरण में लगे हुए थे। अब है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर टर्की के साम्राज्य को छिन्न भिन्न किया गया। टर्की के सुल्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई। भारत का मुसलमान वर्ग इससे बहुत खिन्न हुआ। 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में एक खिलाफत सम्मेलन किया गया। जब भारत सरकार खिलाफत जैसे अति महत्व के मसले में हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? गांधी जी ने कहा, अगर मैं मुसलमानों को अपना भाई मानता हूं तो यह कर्तव्य है कि अगर मुझे उनका पक्ष न्याय संगत प्रतीत होता है तो मैं उनके संकट की इस घड़ी में अपनी पूरी क्षमता से उनकी मदद करूंगा। छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत आंदोलन ने जोर पकड़ा। एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। 17 मार्च 1920 को एक आम सभा रायपुर में हुई, जिसमें मुसलमानों ने धार्मिक प्रमुख खलीफा के सम्मान की रक्षक की बात कही। असगर अली ने हिंदुओं
को मुसलमानों से सहानुभूति रखने के लिए धन्यवाद दिया तथा पंडित शुक्ल ने कहा, अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे, बल्कि अब हम सही अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। इससे तत्कालीन छत्तीसगढ़ में कौमी एकता का अभिज्ञान होता है। बिलासपुर में भी खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए एक समिति बनी। वजीर खां, अकबर खां, हकीम अजमल खां का महत्वपूर्ण योगदान था। खपरगंज स्कूल की जनसभा में तुर्की के महल को मिटाने के दुष्परिणामों से सरकार को सजग किया गया। मिट्टी जो तुर्की तो सब एशिया मिटा समझो। मिट्टी जो तुर्की तो सब एशिया मिटा समझो। इसे स्वराज के फिसाद का फैसला समझो। लगभग 6 माह तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न कस्बों नगरों में टर्की के प्रति अपनाई जा रही अंग्रेजी नीति का विरोध किया गया और खिलाफत आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया गया। अंचल में हिंदू मुसलमान एकता का यह प्रमाण था। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण का पहला काल नदियों के उद्गम समय की धीमी चाल के समान थी। समय के साथ इनमें गति व शक्ति आई। भारत के अन्य भागों राजनीतिक जागरण में जिन तथ्यों ने सहयोग प्रदान किया, छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश वे ही तथ्य आधार थे। शिक्षित लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। समाचार पत्रों व पुस्तकों का भी योगदान रहा। आदिवासी क्षेत्रों के अपने दुख दर्द थे जो राष्ट्रीय संदर्भों से जुड़ गए। जिन नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के इन वर्षों में अंचल में जागरण लाने का अनथक प्रयास किया, वे सभी आदर और सम्मान के योग्य हैं। संचार, संवाद एवं आवागमन के साधनों की कमी के बावजूद इन नेताओं ने राष्ट्रीय धारा से छत्तीसगढ़ को विलग नहीं रखा। इस पृष्ठभूमि पर जब राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा, तब छत्तीसगढ़ में भी तीव्रता व अधिक शक्ति से आंदोलन हुए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुए आंदोलन महत्वपूर्ण थे। मुख्य धारा की उपधारा के रूप में भी ये आंदोलन परिणित किए जाने योग्य हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह, राजनांदगांव में मिल मजदूरों की हड़ताल संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया। इन दोनों आंदोलनों का विवरण बाद में अध्यायों में किया गया है। प्रारंभिक दौर के इन आंदोलनों के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित दीनदयाल तिवारी, छोटेलाल श्रीवास्तव, प्यारेलाल ठाकुर, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र, घनश्याम सिंह गुप्त के प्रयास महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने मजबूत नींव का निर्माण कर दिया था, जिस पर भावी राजनीतिक आंदोलनों का सफल सुचारू संचालन संभव हो सका। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 1947, प्राचीन से 1920 तक हमने देखा। ठीक है, अब 1920 से हम देखेंगे 1947 तक। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों को तोहफे के रूप में 1919 का अधिनियम मिला, मगर भावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाले अनेक कार्यों ने जायजा बिगाड़ दिया। गांधी जी ने खिलाफत, पंजाब में घटित घटनाओं, रोलेट एक्ट के विद्रोह में सरकार से असहयोग का आंदोलन चलाया। इससे कांग्रेस और राष्ट्र के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अनुनय, विनय, निवेदन, प्रार्थना और विरोध के दिन खत्म हुए। अब जनता की आंखें बड़ी उत्सुकता से विदेशी सरकार के विरुद्ध की जाने वाली प्रत्यक्ष निर्भय संयुक्त कार्यवाही की ओर देख रही थी। गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि असहयोग आंदोलन काउंसिलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार से प्रारंभ होगा, लेकिन उसका विकास होगा देश के असैनिक और सैनिक प्रशासन के असहयोग में, और उसकी परिणति होगी कर देने से इनकार करने में। 1 अगस्त 1920 से आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। सरकार को यह खुली चुनौती थी, सरकार से टकराहट थी। एक ऐसे साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना जो भी हाल में एक दृढ़ निश्चय और शक्तिशाली शत्रु जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में विजय लाभ कर चुका था, बड़े ही शानदार साहस का काम था। असहयोग आंदोलन एक ऐसा त्रिभुज था जिसकी 3 भुजाएं खिलाफत, पंजाब की घटनाएं और राजस्व थी। तीनों भुजाएं संबल थी।
डॉक्टर पहामी सितरमैया ने लिखा है, खिलाफत पंजाब की भूलों और ना दिखने वाली सरस्वती की भांति अपर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी से पानी किनारे से ऊपर बह चला और उनके संगम ने राष्ट्रीय असंतोष की धारा को आकार और प्रकृति में बढ़ा दिया। असहयोग आंदोलन संबंधी अपने प्रस्ताव में गांधी जी ने कहा, यदि उनकी योजना को पूरा समर्थन मिला तो 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन का श्री ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई कैसरे हिंद की पदवी को त्याग कर किया। देश के बड़े उत्साह व आशा से आंदोलन का देख रहा था। देश बड़े उत्साह व आशा से आंदोलन को देख रहा था। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन। देश के अन्य भागों की तरह छत्तीसगढ़ की जनता ने भी आंदोलन के लिए कमर कसी। 1 वर्ष के भीतर बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाना था, तभी स्वराज मिलने की आशा थी। 1 अगस्त से समग्र देश में आंदोलन चलाया गया। छत्तीसगढ़ के कंडेल नगर सत्याग्रह से इसका शुभारंभ हुआ। कंडेल नहर सत्याग्रह राष्ट्रीय महत्व प्रदान करने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। कंडेल नामक गांव धमतरी तहसील में स्थित है। महानदी के तट पर रुद्री और माडमसिल्ली नामक 2 स्थान हैं जहां अंग्रेजी सरकार ने नहर का निर्माण कराया और सिंचाई के पानी उपलब्ध कराया। नहर कल वसूल किया जाता था। उन दिनों किसानों से जो नहर का पानी सिंचाई हेतु लेते थे 10 वर्षीय अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर भी करते थे। नहर कर की राशि बहुत अधिक थी, अतः ग्रामवासी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे। राशि इतनी थी कि गांव वाले अपने खेतों की सिंचाई के लिए एक बड़ा तालाब बना सकते थे। नहर अधिकारियों पर दबाव था कि अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कराएं और नहर की राशि सरकारी खजाने में जमा कराएं। अधिकारियों ने बिना मांग के नहर का पानी प्रवाहित कर दिया और गांव वालों पर 4033 रुपये की वसूली हेतु वारंट जारी कर दिया। विरोध स्वरूप ग्रामीणों में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। धमतरी से 18 किलोमीटर दूर स्थित कंडेल ग्राम में यह जोरों पर था। यहाँ के मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंडेल नहर के सत्याग्रह उनकी महत्तम उपलब्धि थी। इनके बाबूलाल श्रीवास्तव की वारंट की तामील की गई और गांव वालों के पशु पकड़े गए और नीलाम करने का कार्य प्रारंभ किया गया। बाबू छोटेलाल और उनके बड़े भाई लालाजी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाली भी कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। मवेशियां जो कुर्क की गई उन्हें नीलाम करने के लिए विभिन्न बाजारों में ले जाया गया, मगर सत्याग्रही वहां के लोगों को ऐसा जागृत करते कि बोलने कोई नहीं आता। अनेक माह तक कंडेल का सत्याग्रह चला। सरकारी अत्याचार इतना बढ़ता, लोगों में उत्साह उतना ही बढ़ता जाता। गांधी जी को इस आंदोलन से अवगत कराने और उन्हें लाने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए। गांधी जी ने वस्तु स्थिति पर गौर किया, सत्याग्रह आंदोलन से परिचित हुए और छत्तीसगढ़ आना स्वीकार किया। सरकार को जब यह ज्ञात हुआ कि महात्मा गांधी कंडेल नहर सत्याग्रहियों के समर्थन में आ रहे हैं, तब वह जागी। उसने एक बड़े अधिकारी को मौके पर जाकर स्थिति का आकलन कराया। अधिकारी नहर से जल के लेने के आरोप को गलत बतलाते हुए ग्रामीणों पर लगाया गया 4033 रुपये का जुर्माना राशि माफ करने की सिफारिश की। सरकार ने जुर्माना माफ किया। ग्रामीणों के जानवर वापस लौटा दिए गए। इस प्रकार से कंडेल नहर सत्याग्रह सफल रहा। लत्थूजी जगताप का सहयोग व संचालन भी महत्वपूर्ण था। गांधी जी के आगमन से पूर्व ग्रामीणों की मांगे मान ली गई। असहयोग आंदोलन देश में 1 अगस्त से प्रारंभ होना था। छत्तीसगढ़ में भी अगस्त माह में ही कंडेल नगर सत्याग्रह के रूप में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और कुछ महीनों में ही सफल होकर देश के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख आंदोलन के रूप में गिना जाने वाला सिद्ध हुआ। धमतरी अंचल के लोग व नेता इस कार्य हेतु प्रशंसा के पात्र हैं। गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन। 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता जाकर गांधी जी को धमतरी आने का निमंत्रण दे आए थे। गांधी जी व्यस्त कार्यक्रम में होते हुए सुंदरलाल शर्मा के आग्रह को स्वीकार किया और 20 दिसंबर को रायपुर पहुंचे। गांधी जी को कंडेल सत्याग्रह आंदोलन की बागडोर सौंपनी थी, मगर उनके आने से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने ग्रामीणों की बात मान ली। रायपुर में गांधी जी को सफलता का समाचार दिया गया।
गांधी जी ने उत्साही जनता को रायपुर में संबोधित किया और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम व महत्व को समझाया। गांधी जी का यह प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन था, इस दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व का था। 21 दिसंबर को गांधी जी धमतरी पहुंचे। वहां भी उत्साहपूर्वक वातावरण में उनका स्वागत हुआ। बड़े बंद चौक में सभा हुई। 1 घंटे तक गांधी जी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया, सफल सत्याग्रह हेतु बधाई दी। धमतरी के जमींदार बाजीराव कृदंत ने तिलक स्वराज फंड हेतु 501 रुपये भेंट की। बाजीराव कृदंत ने तिलक स्वराज फंड हेतु 501 रुपये भेंट की। कुर्द में भी गांधी जी का सम्मान हुआ। सभा हुई। रायपुर में आनंद समाज वचनालय के समीप सभा हुई। महिलाओं की इस सभा में तिलक फंड के लिए 2000 रुपये एकत्र किए गए। गांधी जी ने इस प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा ने अंचल के लोगों का उत्साहवर्धन किया। गांधी जी के दर्शन व उनके वाणी के श्रवण से अंचल में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और राष्ट्रीय आंदोलन बलवती वेगवती हुई। छत्तीसगढ़ में आंदोलन का फैलाव। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास ने यह अभूतपूर्व उत्साह जागृत सृजन किया। छत्तीसगढ़ रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का विधिवत गठन किया गया। बैरिस्टर ठक्कर ने इसके अध्यक्ष बने और पंडित रविशंकर शुक्ल सचिव बनाए गए। सदस्यता अभियान का सकारात्मक परिणाम मिला। बड़ी संख्या में आसक्तित परिणाम में लोग कांग्रेस सदस्य बने। सशक्त संगठित राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का स्वरूप सामने आया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। शासकीय विद्यालयों, सेवाओं, सम्मानों, उपाधियों का परित्याग किया गया। असहयोग आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व के कारण प्रबल जनसमर्थन मिलने लगा। गांधी जी के द्वारा बताए मार्ग पर चलने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ में बहिष्कार आंदोलन ने जोर पकड़ा। महिलाएं भी आंदोलन में सम्मिलित हुईं। विदेशी वस्त्रों का त्याग किया गया। शराब दुकानों पर धरना दिया गया। 5 फरवरी 1921 को शासकीय शालाओं का बहिष्कार करने वाले छात्रों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। माधवराव सप्रे की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी इसके संचालन में सहयोग दिया। वकालत छोड़ी। असहयोग आंदोलन के दौरान दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्ता ने अदालतों का बहिष्कार करते वकालत छोड़ी। 1910 ईस्वी से वे वकालत कर रहे थे। बिलासपुर ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर ने राघवेंद्र राव, वामन राव खान खोजे ने वकालत छोड़ी। D.K. मेहता भी वकालत छोड़ने वालों में थे। दुर्ग के रत्नाकर झा, रायपुर जिले के नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख, रविशंकर शुक्ल, राजनांदगांव जिले से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, छुईखदान रियासत के गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने वकालत छोड़ी। उपाधि त्याग। रायपुर में वामन राव लाखे ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। वामन राव लाखे राय बहादुर। जनता ने उन्हें सम्मानित करते हुए लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। तिलक को दिए हुए लोकमान्य जैसी ही यह उपाधि थी। बैरिस्टर कल्याण जी, मुरार जी तथा सेठ गोपी किशन ने राय बहादुर की उपाधि, राय साहब की उपाधि त्यागी। काजी शेर खां ने खान साहब की उपाधि का त्याग किया। बैरिस्टर नगेंद्र डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी। विदेशी अंग्रेजी शासन ने भारतीय प्रमुखों को राजभक्त बनाए रखने के लिए राय बहादुर, राय, खान बहादुर आदि उपाधियां दे रखी थी। इन उपाधियों का परित्याग यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्तियों ने अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति त्याग दी है। इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण त्याग माना गया। सरकारी नौकरियों के त्याग की बात गांधी जी ने आंदोलन के उत्तरार्ध के लिए रखी थी, मगर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव तथा शिवलाल वर्मा ने सरकारी नौकरी छोड़कर नाम कमाया। बिलासपुर में आंदोलन का मार्गदर्शन करने के आरोप में बिलासपुर के मजिस्ट्रेट माखनलाल चतुर्वेदी को 5 जुलाई 1921 को 8 माह के कठोर कारावास का दंड दिया गया। बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ। सदाशिवराव हरपाल ने जो युवक था आंदोलन का नेतृत्व किया, उसे पुरुषोत्तम दास, गोविंद प्रसाद, अमरनाथ, गिंडेराम तथा चमरू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। रतनपुर में दंडात्मक बल का प्रयोग किया गया। कुल व्यय की लगभग 4000 रुपये में से आधी
राव के परिवार से वसूली गई। असहयोग आंदोलन काल में प्रमुख राष्ट्रवादियों में कटघोरा के मोहनलाल शुक्ला, मुंगेली के गणपत लाल, जांजगीर के हाफिज जी, रतनपुर के बाबू पुरुषोत्तम दास बिलासपुर जिले के थे। कर्मवीर के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को 8 माह की सख्त सजा दी गई। मजिस्ट्रेट ने दंड देते हुए अपने निर्णय में लिखा, जो व्यक्ति जनता की दृष्टि में सरकार की प्रतिष्ठा को गिराता है वह राजद्रोह के अपराध में दंडनीय है। यह दंड सुनाने के दिन ही जनता का विरोध प्रदर्शित करने एवं माखनलाल जी के कार्य का अभिनंदन करने के लिए एक बड़ी सार्वजनिक सभा की गई। इस सभा के अध्यक्ष थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रधान वक्ता के रूप में बैरिस्टर राघवेंद्र राव ने व्याख्यान दिया। अध्यक्षीय भाषण देते हुए शुक्ल जी ने माखनलाल जी के कार्य एवं तपस्या की सराहना करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन किया। राघवेंद्र राव ने अपने प्रेरक उद्बोधन में उपस्थित जनता को साहस के साथ निडर होकर राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपील की। मद्य निषेध के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में धरना दिए गए। 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर एक आम सभा की गई, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन ने मद्य निषेध कार्यक्रम को गंभीरता से चलाने का आह्वान किया। शराब दुकानों पर धरना देकर मादक पदार्थों की बिक्री को रोकने पुरजार मांग की गई। बिलासपुर में हीरालाल कलार की शराब भट्टी पर धरना दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने धारा 144 लगाकर धरना देने वालों को गिरफ्तार किया। दुर्ग जिले में शराब, गांजा और अफीम की नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया। तहसील स्तर पर नीलामी की योजना बनाई गई। धमतरी के गढ़सिल्ली नामक स्थान पर ठेकेदारों को सूचना देकर बुलाया गया और नीलामी का प्रयास किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसे भी असफल कर दिया। धमतरी के कलार लोगों ने, जिनकी आजीविका ही शराब निर्माण व बिक्री से चलती थी, इस धंधे को न करने का संकल्प लिया। अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे वर्ग में कलारों का यह निर्णय सतुल्य था। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। सरकारी स्कूलों के बहिष्कार से छात्रों के समक्ष आगे की पढ़ाई को जारी रखने की समस्या आई। गांधी जी ने अपने मूल कार्यक्रम में इसलिए बहिष्कार के साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी रखा था। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए स्थानीय नेता सक्रिय हुए। रायपुर में सप्रे जी के प्रयास से 10,000 रुपये की बड़ी राशि एकत्र हुई। सेठ गोपी किशन, राम किशन, बाल किशन ने अपना एक बड़ा भवन विद्यालय चलाने के लिए दान में दिया। वामन राव लाखे विद्यालय संचालन समिति के मंत्री बनाए गए। 240 विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश लेकर श्री गणेश किया। धमतरी में ख्याति प्राप्त शिक्षक रामनारायण तिवारी को प्रधान पाठक बनाया गया। बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के संदर्भ में बद्रीनाथ साहू की भूमिका सराहनीय रही। सरकारी नौकरी, रेलवे हाई स्कूल का शिक्षक पद त्याग कर सुर्खियों में आने वाले यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव को शाला के शिक्षक बनाए गए। राजनांदगांव में बलदेव प्रसाद मिश्र, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, बंसीलाल के सहयोग से एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया। प्यारेलाल सिंह का विशेष सहयोग रहा। धमतरी में वहां के राष्ट्रवादी नेता कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से कमाए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को जुलाई 21 में स्वयं के मकान में हाई स्कूल प्रारंभ किया। इन राष्ट्रीय विद्यालयों ने अध्ययन की सुविधा तो दी ही, राष्ट्रीय भावना फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रायपुर में स्थापित किया जाने वाला सत्याग्रह आश्रम विशेष उल्लेखनीय है। चोरी कांड के बाद गांधी जी ने जो निष्कर्ष निकाला कि बिना प्रशिक्षण दिए जनता को सत्याग्रह करने का आह्वान कर उन्होंने बड़ी गलती की। पंडित सुंदरलाल शर्मा की दूरदृष्टि का सत्याग्रह आश्रम प्रमाण है। शर्मा जी ने यह जान लिया था कि सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। देश में यह अपने ढंग का एकमात्र आश्रम था जहाँ नवयुवकों को यह प्रशिक्षण दिया जाता था कि उन्हें सत्य का आग्रह कैसे करना है, सत्याग्रही को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है। ये सब ऐसे गूढ़ विषय थे जिनको व्याख्यायित करना आवश्यक था। निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा व्यवस्था की गई। रायपुर में 7 फरवरी 1921 को स्थापित सत्याग्रह आश्रम में लगभग 83 युवकों ने प्रवेश लिया। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर निकले युवकों ने न केवल असहयोग आंदोलन को सफल बनाया,
को सफल संचालन किया, वरन भावी आंदोलनों के लिए पुरोधा भी बने। डॉक्टर शोभाराम देवांगन, विशंभर पटेल, हरख राम, परदेसी राम, राम दुलारे, श्यामलाल सोम आदि यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर निकले लोग थे। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कुशल संचालन कर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन को सही दिशा दी। इस संदर्भ में वे देश के पथ प्रदर्शक थे। कांग्रेस के सदस्य बढ़े। असहयोग आंदोलन के काल में राष्ट्रीय भावना के जोर मारने के फलस्वरूप कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। प्राप्त आंकड़े इस प्रकार हैं। अप्रैल 1921 में ये आंकड़े रायपुर में 15,149, बलौदाबाजार तहसील में 1859, धमतरी तहसील में 4,554, महासमुंद तहसील में 2,879, रायपुर नगर में 3609 सदस्य बनाए गए। धमतरी तहसील में राजनीतिक जागरण आंकड़े से सिद्ध होता है। सिहावा नगरी से जंगल सत्याग्रह। धमतरी तहसील का एक प्रमुख गांव सिहावा नगरी है। जुड़वा कस्बा कह सकते हैं। आदिवासी बहुल इस गांव में असहयोग आंदोलन के काल में नाम कमाया। 21 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया। सत्याग्रहियों ने इसकी पूर्व सूचना अधिकारियों को दे दी। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस दल पहुंच चुका था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल ने अंचल में घूम घूम कर आदिवासियों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। वन कानूनों के तहत आरक्षित वनों से लकड़ी ले जाना मना था। वन अधिकारी आदिवासियों का अनेक तरह से शोषण करते थे। आदिवासियों ने शांतिमय तरीके से अहिंसात्मक सत्याग्रह चलाया, आरक्षित वन से लकड़ी काटा। स्थानीय नेता श्याम लाल सोम, उमरगांव के पंचम सिंह, बाली ठाकुर तथा विशंभर पटेल ने आदिवासियों को संगठित करने व सत्याग्रह चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध रामगौड़ को 6 माह की सजा हुई। कोड़ों व लाठियों से सत्याग्रहियों को पीटा गया। घरों की तलाशी ली गई। निजी लकड़ी को भी चोरी की लकड़ी बताकर मामला दर्ज किया गया। 33 स्वयं सेवकों को 3-3 माह और 6 को 6 माह की सजा दी गई। आर्थिक जुर्माना अलग से वसूला गया। सरकारी आतंक के बावजूद अहिंसक आंदोलन चला। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के अंतर्गत पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले को क्रमशः 1 व 8 माह के कारावास का दंड दिया गया। वन विभाग ने वन श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर उनका शोषण बंद किया। सिहावा अंचल के आदिवासियों ने शांतिपूर्वक अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन चलाकर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक कार्य किया। गोरखपुर जिले के चौराचौरी नामक स्थान पर भीड़ हिंसक हुई और पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी से विचलित हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन रोक दिया गया। 22 फरवरी 1922 को चौराचौरी घटना हुई थी। 22 फरवरी 1922 को चौराचौरी घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अजित प्रसाद जैन ने लिखा है, भारत एक वर्ष में राजस्व स्वराज प्राप्त न कर सका जैसा कि गांधी जी ने कहा था, परंतु देश ठीक दिशा में ठीक रास्ते पर चल पड़ा। नागपुर 1920 के अधिवेशन एशिया का सोया शेर जाग उठा, जो 1947 के देश की स्वाधीनता प्राप्त करके ही शांति से बैठा। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड लायड के अनुसार गांधी जी ने हमारे भीतर दहशत फैला दी। उनके कार्यक्रमों ने हमारी जेलें भर दी। विश्व इतिहास में गांधी का प्रयोग अत्यंत विराट था और इसे सफल होने के इंच भर का विलंब था, परंतु वह लोगों के उत्साह पर नियंत्रण नहीं पा सके। लोग उग्र हो उठे और गांधी जी ने अपना कार्यक्रम वापस ले लिया। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में राजनीतिक जागृति लाने में असहयोग आंदोलन सफल रहा। आज़ादी की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने व कष्ट सहने का संकल्प लोगों ने लिया, जो शुभ लक्षण था। अवध रामगौड़, डमरडीह, अर्जुन गौड़ बटरेल, अर्जुन सिंह पथरी, आनंद राम नगरी, आसाराम यादव धमतरी, इस्माइल खान भाटापारा, कन्हैया सिंह, कपिल, कमलदास आदि अनेक नाम हैं जिन्होंने सिहावा जंगल सत्याग्रह में गिरफ्तारी व कारावास का दंड पाया। स्वराज दल और छत्तीसगढ़। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। उधर सरकार ने गांधी जी की गिरफ्तारी कर 6 वर्ष के कारावास का दंड दिया। 18 मार्च 1922 काउंसिलों में प्रवेश के प्रश्न पर कांग्रेस में मतभेद हुआ। एक वर्ग काउंसिलों में प्रवेश
करना चाहता था। ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। पंडित मोतीलाल नेहरू, देश बंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, विट्ठल भाई पटेल इनके प्रमुख नेता थे। कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज दल का गठन हुआ। नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। संक्षेप में स्वराज दल के नाम से चर्चित हुआ। दिल्ली के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 15 सितंबर 1923 ईस्वी में प्रस्ताव पारित हुआ, जिन कांग्रेसियों को काउंसिल प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार की धार्मिक नैतिक आपत्ति न हो, वे आगामी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा, हमारा तो धैर्य नौकरशाही द्वारा स्वराज के मांग में डाली गई रुकावटों का मुकाबला करना है तथा इसी मुकाबला से हमारा तात्पर्य है जब हम अड़ंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल अस्तित्व में आया। नवंबर 1923 के चुनाव में उसने भाग लेना था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव संचालन की जिम्मेदारी ली। महाकुशल में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी स्थापित की गई। बैरिस्टर राघवेंद्र राव ने पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर छत्तीसगढ़ में पार्टी के आधार स्तंभ थे। स्वराज दल को मध्य प्रांत में निर्णायक बहुमत प्राप्त हुआ। रायपुर, बिलासपुर जिलों में से राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, बैरिस्टर पंडित रविशंकर शुक्ल आदि विजयी हुए। चुनाव संचालन के द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में राजनीतिक जागृति आई। अब है झंडा सत्याग्रह। 1923 में यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कांग्रेस के तिरंगा झंडा को स्थान स्थान पर फहराना था। विदेशी सरकार ने इसे अपनी यूनियन जैक के लिए चुनौती समझा और इस तिरंगे को फहराने से रोका। जबलपुर से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। टाउन हॉल व अन्य शासकीय भवनों पर उसे फहराने का प्रयास किया गया। बिलासपुर में 31 मार्च 1923 को टाउन हॉल में यह प्रारंभ हुआ। धमतरी तहसील में राजनीतिक जागृति अधिक थी। झंडा सत्याग्रह यहाँ जोरों से चला। तिरंगा झंडा फहराते स्वराजी जुलूस निकाले गए। धमतरी के झंडा सत्याग्रहियों ने नागपुर जाकर आंदोलन को बढ़ावा देने का निश्चय किया। सरकार ने भांति भांति से इन्हें रोकने का प्रयास किया, मगर यह जत्था पैदल ही नागपुर के लिए निकल पड़ा। 100 सत्याग्रही नागपुर पहुंचे। यह एक बड़ी संख्या थी। राजनीतिक जागृति में धमतरी तहसील के आगे रहने की निशानी थी। अवध रामगौड़, कन्हैयालाल ताम्रकर, कल्याण सिंह ठेमसरा आदि को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया व कारावास का दंड दिया गया। झंडा सत्याग्रह ने कांग्रेसी झंडे को लोकप्रियता दिलाई और राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और छत्तीसगढ़। सन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सत्याग्रहियों ने गांधी जी की अहिंसा को पूर्णतः अपने जीवन क्रम में उतार लिया। कांग्रेस ने सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का समय दिया। ऐसा न करने पर आंदोलन की धमकी दी गई। 31 नवंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराते हुए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा करते गांव-गांव में सभाएं कर लोगों ने प्रतिज्ञा लेने की योजना बनाई। तिरंगा झंडा फहराना था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपूर्ण देश में होने थे। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता बड़ी संख्या में महिलाओं को इसमें शामिल होना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने छत्तीसगढ़ में भी उत्साह व उमंग का संचार किया। सभाओं व जुलूसों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। 8 अप्रैल को पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर नमक बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण ने आंदोलन में सक्रियता दिखलाई। 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को रायपुर में राजनीतिक परिषद की बैठक रखी गई। जवाहरलाल नेहरू को इसमें सम्मिलित होना था, मगर गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण वे न आ सके। परिषद की बैठक में व्यवस्थित ढंग से प्रांत में आंदोलन चलाने की बड़ी योजना बनाई गई। जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि पर सत्याग्रहियों ने प्रतिज्ञा ली। 6 से 13 अप्रैल तक प्रांत भर में सत्याग्रह का एक अपूर्व वातावरण व्याप्त हो गया। गांधी जी की दांडी यात्रा ने समाचारों को पढ़कर जनता के जीवन उत्साह का संचार हो गया। विशेष रूप से समुद्र का पानी रायपुर लाया गया
और अवैध नमक का निर्माण पंडित शुक्ल के नेतृत्व में हुआ। नमक कानून तोड़ा गया, जब्त साहित्य पढ़ा गया, सरकारी जंगल काटकर जंगल कानून तोड़ा गया। राष्ट्रीय विद्यालय का छात्र समूह लेजम के साथ सस्वर गाते घूमे, उठो उठो हे भारत वीरों, ऋषियों की प्यारी संतान, स्वतंत्रता के महासमर में हो जाओ सहर्ष बलिदान, धर्म युद्ध में मरना भी है, महाअमर पद को पाना, रण मेरी बज चुकी वीरवर, पहरों केसरिया वाना। राष्ट्रीय विद्यालय का छात्र समूह रायपुर से जबलपुर तक केसरिया वाना पहने रेल से यात्रा करते जबलपुर पहुंचा। स्थान स्थान पर सस्वर व गायन किया व भावना भरी। 28 अप्रैल 1930 को पंडित शुक्ल गोंदिया स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए। 28 अप्रैल 1930 को गोंदिया स्टेशन पर पंडित शुक्ल गिरफ्तार कर लिए गए। धमतरी जागृत तहसील था। सविनय आंदोलन का प्रभाव वहाँ के नेता नारायण राव मेघावाले ने कानून को तोड़कर, नमक कानून को तोड़कर किया। सत्याग्रह आश्रम फिर से खोला गया व प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा आश्रम प्रमुख थे। तिरंगा झंडा, गांधी टोपी और केसरिया झोला लेकर राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार हेतु स्वयंसेवकों को निकाला गया। महासिल्ली ग्राम में वन में पशु चराने के आरोप में ग्रामवासी पीड़ित किए गए। उनके पशु कांजी हाउस में डाले गए। मेघावाले व जगताप ने वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया। सरकार पशुओं को छोड़ने के लिए बाध्य हुई। सफल सत्याग्रह के रूप में यह चर्चित हुआ। रायपुर छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण केंद्र स्थान था। वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की समिति बनाई गई। इन्हें जनता के 5 पांडव कहकर सम्मानित किया गया। ये 5 पांडव थे धर्मराज वामनराव लाखे, भीष्म लक्ष्मी नारायण महंत, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नकुल मौलाना अब्दुल और रऊफ मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव शिवदास डागा। जो भीम है, भीम कौन है? लक्ष्मी नारायण महंत, लक्ष्मी नारायण महंत। भीम जो है लक्ष्मी नारायण। धर्मराज है वामनराव लाखे, धर्मराज वामनराव ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं अर्जुन, नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ और सहदेव है शिवदास डागा। बिलासपुर में भी आंदोलन चला। शराब दुकानों पर धरना दिया गया। दिवाकर कार्लिकर के नेतृत्व में एक शराब दुकान पर धरने से आंदोलन प्रारंभ हुआ। कार्लिकर गिरफ्तार किए गए। वानर सेना का गठन कर आंदोलन का विस्तार दिया। कार्लिकर ने वानर सेना का गठन कर आंदोलन किया। 1930 ईस्वी को छेदीलाल बैरिस्टर की अध्यक्षता में जिला राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। टाउन हॉल में तिरंगा फहराने का निश्चय किया गया। कार्तिक कुमार भारतीय ने 8 अगस्त 1930 को इसे संपन्न किया। शासकीय हाई स्कूल में भी उन्होंने तिरंगा फहराकर सनसनाहट पैदा की। भारतीय गिरफ्तार किए गए और 6 माह के लिए जेल भेजे गए। दुर्ग जिले में आंदोलन। 3 अगस्त 1930 को दुर्ग जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश हुआ। बालोद निवासी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने लोगों से सरकारी नियम कानून तोड़ने की अपील की। 13 अगस्त को वे सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए। दुर्ग के प्रसिद्ध नेता घनश्याम सिंह गुप्त जबलपुर में सरकार विरोधी भाषण देते हुए गिरफ्तार किए गए। राम प्रसाद देशमुख, V.Y. ताम्रस्कर, रत्नाकर झा भी ऐसे ही आरोपों में गिरफ्तार किए गए। श्री उदयराम द्वारा स्थापित किसान सभा ने दुर्ग में आंदोलन को फैलाया। गंगाधर चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे, गणेश प्रसाद सिंगरौल ने विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की और दुर्ग जिले में आंदोलन को गति दी। अब है जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुलता होने के साथ जंगलों का क्षेत्रफल भी अधिक था। सरकारी कानूनों के तोड़े जाने के संदर्भ में वन कानून ही सर्वाधिक स्थानों में तोड़े गए। यही जंगल सत्याग्रह था। जंगल से जलाऊ लकड़ी व लघु वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार आदिवासियों ने परंपरा से अपना बतलाया। धमतरी व महासमुंद में यह सत्याग्रह चला। 22 अगस्त 1930 को बड़ी संख्या में आदिवासियों ने नवागांव क्षेत्र में प्रवेश कर घास काटकर कानून का उल्लंघन करने का निश्चय किया। नेता नारायण राव मेघावाले और जगताप गिरफ्तार किए गए। क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। आंदोलन 19 सितंबर को प्रारंभ हुआ। रुद्री पहुंची भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने लाठी चालन किया। भगदड़ मची, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। 16 दिसंबर को सत्याग्रही बड़ी संख्या में पुनः एकत्रित हुए। पुनः
लाठी चालन किया गया। पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। सिंधु कुम्हार मारा गया। अनेक घायल हुए। गिरफ्तार लोगों के अलावा भी लोगों को यातनाएं दी गई। मेदरा, तरई, धनेली के काकोली गांव के सत्याग्रहियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। डामाडीही के अवध राम गौड़ ने को 6 माह की सजा हुई। अवध राम गौड़ को 6 माह की सजा हुई। बटरेल के अर्जुन गौड़ को 1 माह की सजा व 50 रुपये जुर्माना। अर्जुन सिंह पथरी, आनंद राम नगरी, आसाराम यादव धमतरी, कन्हैया सिंह कोहला, कपिल फुलझार, कमलदास समरा, कृष्णराम ओंकार रायपुर, किशन दास कोदकेश, डॉक्टर खूबचंद बघेल पथरी, धनसिंह गिरधारी लाल तिवारी रायपुर, गुजेना मराठा भाटापारा, गुलाबराव दमतरी, गोमा झुमका, गोवर्धन बटोक, गोविंद ढाबा, गंगाधर राव पंडोले दमतरी, धुरसाय, कचलोन, चैतुगोड़, बेलार आदि जैसे नाम थे जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लेकर महीनों कारावास का दंड भोगा। सत्याग्रहियों ने यत्नों के बावजूद, दमन चक्र के बावजूद आंदोलन को तब तक जारी रखा जब तक गांधी जी अरविंद समझौता ना कर लें। महासमुंद में जंगल सत्याग्रह। शंकर राव गनोदवाले और यति यतन लाल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर महासमुंद में संभाली। 9 सितंबर को दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। सत्याग्रहियों के लिए प्रेरित लोगों ने तमोरा गांव से जंगल के लिए प्रस्थान किया, इसलिए यह आंदोलन तमोरा सत्याग्रह के नाम से उल्लेखित किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी मगर असर नहीं हुआ। बड़ी संख्या में आरक्षित वन में घुसकर लोगों ने घास कटाई करके सरकारी कानून तोड़ा। प्रतिदिन लोग घास काटने जाते और गिरफ्तार किए जाते। धारा 144 लगाने के बावजूद सत्याग्रह जारी रहा। 10,000 की भारी भीड़ एक दिन उपस्थित होगी। दयावती नामक बालिका ने मार्ग रोक रहे एसडीओ को तमाचा मारा। वातावरण उत्तेजनापूर्ण हो गया। गोलीबारी हो सकती थी मगर मालगुजार ने स्थिति को बिगड़ने से रोका। दंडाधिकारी का स्वयं भी प्रशंसनीय था। साहिल्या ग्राम के अंजोर सिंह ने अपने क्षेत्र के साहित्य सत्याग्रहियों को संचालित किया। साहिल्या ग्राम के अंजोर सिंह ने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिससे वातावरण उग्र होने लगा। लोगों के हमले से कुछ सिपाही घायल हुए। अनेक लोग गिरफ्तार किए गए। सरकारी दमन चक्र के आगे सत्याग्रही अड़े रहे। उनका मनोबल नहीं टूटा, यह प्रशंसनीय था। इसी तरह के जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में किए गए। इन आंदोलनों में राष्ट्रीयता की भावना को बलवती किया। मोहवनी, पोड़ीग्राम, सीपत पोड़ी, कटघोरा, सारंगगढ़ में जंगल सत्याग्रह 1930 में चलाया गया। सरकारी दमन चक्र आंदोलनकारियों का हौसला पस्त न कर सका। 1930 के दिसंबर माह में आंदोलन तीव्रतर था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन समझौता के फलस्वरूप सत्याग्रह बंद कर दिया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन समझौता से सत्याग्रह बंद कर दिया गया। गिरफ्तार किए गए सत्याग्रही रिहा किए गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात जब गांधी जी गिरफ्तार किए गए तब आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया। 29 जनवरी 1932 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह गिरफ्तार किए गए। पंडित रविशंकर शुक्ल आंदोलन चलाने के लिए डिक्टेटर बनाया गया। रविशंकर शुक्ल को डिक्टेटर बनाया गया। आंदोलन को फैलाने के लिए उन्होंने अंचल का दौरा किया। पेशावर दिवस पर उत्तेजनापूर्व भाषण देने के आरोप में वे गिरफ्तार किए गए। महंत लक्ष्मी नारायण दास, खूबचंद बघेल, नंद कुमार दानी, अनंतराम बरिहा, सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर राधाबाई, रामनारायण मिश्रा को रायपुर में आंदोलन चलाने का दायित्व सौंपा गया। दुर्ग जिले के लिए समिति बनी। उनमें शामिल थे घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, विश्वनाथ यादव, ताम्रस्कर, नरसिंह प्रसाद यादव। बिलासपुर के लिए पृथक समिति बनी। इसमें मुरलीधर मिश्र, गजाधर शिव दुलारी मिश्र, बैरिस्टर छेदीलाल, अमर सिंह सहगल आदि शामिल थे। रियासतों में आंदोलन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का जोर खालसा क्षेत्रों में ही अधिक था। 14 देशी रियासतों में राजभक्ति के कारण, अशिक्षा के कारण, पुलिस के भय से आंदोलन ने जोर नहीं पकड़ा। फिर भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो यादगार हैं। रियासतों में व्यक्तिगत स्तर पर अनेक लोगों ने रियासत की व्यवस्था का विरोध कर राष्ट्रीय धारा से जुड़ने का प्रयास किया। रायगढ़ रियासत में ऐसे ही एक राष्ट्रवादी नेता अमरनाथ तिवारी ने आंदोलन चलाकर
राजा और पॉलिटिकल एजेंट के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें मारा पीटा गया, अनेक प्रकार से दमन चक्र चलाया गया। खैरागढ़ रियासत में भी 1938 सेवा दल का गठन किया गया। इसके संस्थापकों में सुखराम और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी थे। छुईखदान भी एक छोटी रियासत थी, वहाँ स्टेट कांग्रेस की स्थापना की गई। जनता को रियासत के शोषण से बचाने के उद्देश्य से लोगों ने यहाँ जंगल सत्याग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का प्रयास किया। सत्याग्रहियों ने गंडई की ओर सउद्देश्य प्रवास किया। उन्हें गिरफ्तार कर वापस छुईखदान रियासत में लाया गया। समारू वरई वहाँ का स्थानीय नेता था। जनता ने कर न पटाने का आंदोलन चलाकर राजा को परेशानी में डाल दिया। संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लगाकर दमन चक्र चलाया गया। सत्याग्रही होने के रंच मात्र संदेह पर लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाने लगा। तत्कालीन राजा का यह विरोध लंबे समय तक चला। रायगढ़ राजा के राष्ट्रवादी नेता अमरनाथ तिवारी। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक।